हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया? चलो बहुत बढ़िया। ऑल्टरनेटिंग करंट्स के लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एलसी ऑसिलेशंस की। एलसी ऑसिलेशंस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट इसका कुछ पार्ट जो है वो सिलेबस में नहीं है, तो हम सिर्फ उतना ही डिस्कस करने वाले हैं जो आपके सिलेबस में है। तो शुरू करते हैं बच्चों, एलसी ऑसिलेशंस। एलसी ऑसिलेशंस क्या है? ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है एक ऐसे सर्किट पे जिसमें एक इंडक्टर और कैपेसिटर आपस में कनेक्टेड हों। एलसी ऑसिलेशन जो वर्ड आया वो वहीं से आया है, एल से इंडक्टर, सी से कैपेसिटर। ठीक है, इंडक्टर को एल से रिप्रेजेंट करते हैं हम और कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को सी से। तो मान लो हमारे पास एक कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर को हमने फुल्ली चार्ज कर दिया, है ना। एक बैटरी से कनेक्ट करके हमने एक कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज कर दिया, जितना चार्ज कर सकते थे उतना हमने इसको चार्ज कर दिया। ठीक, तो क्या होता है, एक प्लेट पे इसकी पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरी प्लेट पे इसकी नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये हमारे पास एक फुल्ली चार्ज कैपेसिटर है। मान लो यहां पर चार्ज है प्लस क्यू नॉट और यहां पर चार्ज है माइनस क्यू नॉट। ठीक, फिर जब आप इस चार्ज्ड कैपेसिटर को एक अनचार्ज्ड इंडक्टर से कनेक्ट करते हो, एक इंडक्टर से आप इसको कनेक्ट करो, तो क्या होता है जरा देखें। जैसे ही ये सर्किट कंप्लीट हुआ, इस चार्ज को पाथ मिलेगा ट्रेवल करने का, है ना। पहले तो आपके पास एक सिंगल कैपेसिटर था, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज। अब आपने उस कैपेसिटर को एक सर्किट में कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, ये दोनों प्लेट्स आपस में जुड़ गई। ये दोनों प्लेट्स आपस में जुड़ गई तो एक प्लेट से चार्ज निकल के दूसरी पे जाएगा, है ना। इस प्लेट से पॉजिटिव चार्ज निकल कर इस नेगेटिव प्लेट पे जाएगा। तो क्या होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा, विद टाइम इसका नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा, यानी एक तरीके से ये डिस्चार्ज होने लगी। अगर आप बोलो कि पॉजिटिव चार्ज तो कुछ होता ही नहीं है, तो फ्लो तो इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, तो आप इसको उस तरीके से भी समझ सकते हो कि मान लो इलेक्ट्रॉन्स निकल के इसमें से इस प्लेट में चले गए, यहां के इलेक्ट्रॉन्स कम होते गए और यहां पर जब पॉजिटिव चार्ज में आके इलेक्ट्रॉन्स मिलते गए तो इसका नेगेटिव चार्ज कम होता गया विद टाइम और इसका पॉजिटिव चार्ज कम होता गया विद टाइम, और धीरे धीरे ये पूरा कैपेसिटर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, है ना। ऐसा होगा। अच्छा, लेकिन रास्ते में पड़ गए ये इंडक्टर भाई साहब। ये चार्ज जब ट्रैवल करके जाएगा तो इसके लिए रास्ता जो है वो साफ नहीं है, बीच में ऑब्स्टेकल है, और वो ऑब्स्टेकल है इंडक्टर का। अब इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, याद करो। इंडक्टर में करंट को ग्रो करने में भी टाइम लगता है और डीके करने में भी टाइम लगता है, क्योंकि करंट अपने अंदर इंडक्टर अपने अंदर किसी भी तरह के करंट चेंज को अपोज करता है ना। तो यही तो है जो बेसिक रूल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, लेंज रूल। वो क्या है कि हमेशा जो भी चेंज हो रहा होगा इस इंडक्टर के अंदर, ये उस चेंज को अपोज करेगा। तो जैसे जैसे इसमें से चार्ज निकल कर फ्लो करेगा, डायरेक्शन क्या होगी, देखो। इलेक्ट्रॉन्स निकल के नेगेटिव प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स निकल के पॉजिटिव में जाएंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन्स निकल के ऐसे जा रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रॉन्स के उल्टा। तो करंट है ऐसे, मान लो इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, ठीक है, ऐसे। तो ये करंट धीरे धीरे बढ़ेगा, मतलब ये करंट तो बढ़ना चाह रहा है बट ये इसको बढ़ने नहीं देगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। क्या करेगा ये अपने अंदर एक इस इंक्रीजिंग करंट की ग्रोथ को अपोज करने के लिए अपने अंदर एक करंट इंड्यूस कर लेगा जिसकी डायरेक्शन इसके उल्टा होगी, ताकि ये इस करंट को अपोज कर सके। तो ये करंट बढ़ेगा तो बट धीरे 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 बढ़ेगा। अगर ये इंडक्टर ना कनेक्टेड होता, सीधा एक कॉपर वायर लेके कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स को कनेक्ट कर देते, तो बूम, एकदम से करंट बढ़ जाता और बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती, I²R, है ना। तो वो तो नहीं हो रहा है, क्योंकि इंडक्टर लगा दिया, तो धीरे धीरे करंट बढ़ेगा। धीरे धीरे करंट बढ़ता बढ़ता बढ़ता, साइड बाय साइड इसका ग्राफ बनाते चलते हैं। देखो, ग्राफ के अपन लोग 4 पार्ट कर लेते हैं। क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगी बात। बराबर बराबर 4 हिस्से, ये ठीक। ठीक, अच्छा, तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले ये करंट बढ़ना शुरू हुआ, बड़ा 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 बड़ा,
और धीरे धीरे बढ़ा, मतलब धीरे धीरे बढ़ते 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 एक टाइम पे आके जितना ये बढ़ना चाहेगा उतना बढ़ चुका होगा। उसका कारण क्या है मैं बताता हूं। धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये कैपेसिटर की प्लेट्स डिस्चार्ज हो रही हैं, है ना, इन पे चार्ज कम होता जा रहा है, तो करंट तब तक ही फ्लो कर सकता है जब तक चार्ज है यहां पे। एक बार इस पे चार्ज खत्म हो गया पूरा तो फिर तो करंट नहीं फ्लो करेगा। तो वहां तक करंट जितना मैक्सिमम हो सकता था, बढ़ते 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 कहां तक करंट मैक्सिमम हो सकता है, जब तक इन कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज है ना। तो बढ़ते 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 करंट हमारा बढ़ते 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 ये बढ़ते 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 यहां पे आके क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। हमें कैसे पता चला कि इसकी यही शेप आएगी, स्ट्रेट लाइन भी तो आ सकती थी। मैथमेटिकली उस चीज को यहां पर हम आपको बताएंगे अभी, जिससे पता चलता है कि ये साइनोसोडल वे में ही बढ़ रहा है और घट रहा है। ठीक है, अच्छा क्या होगा जब इस इंडक्टर के थ्रू करंट बढ़ेगा तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड होती है इंडक्टर में म्यू नॉट एन आई। तो जैसे जैसे इसका आई बढ़ रहा है वैसे वैसे इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ रही है, वैसे वैसे इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ रही है ना। ये अभी इसमें करंट है सपोज, इसमें सपोज करंट है कितना, इसमें सपोज करंट है आई, विच इज नॉट द मैक्सिमम करंट। अब हम बनाएंगे अगली कंडीशन जब करंट हो जाएगा मैक्सिमम। पहले ये वाली, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ठीक है। अच्छा अब करंट बढ़ते 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 करंट हो गया मैक्सिमम, अब इससे ज्यादा करंट नहीं बढ़ रहा है, वो करंट की मैक्सिमम वैल्यू है। क्यों? क्योंकि इन प्लेट्स पे चार्ज हो गया जीरो, है ना। तो क्या हो गया, वो सिचुएशन किस तरीके से बनाई जाएगी, वो सिचुएशन बनाई जाएगी कुछ इस तरीके से। कैपेसिटर की प्लेट्स पे कोई चार्ज नहीं है, जीरो जीरो डिस्चार्ज, और करंट यहां पर कितना हो गया, करंट यहां पर हो गया मैक्सिमम, मान लो आई नॉट। ठीक, करंट कितना है इसमें, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम करंट के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी सबसे ज्यादा लाइंस बनाओ, अब ज्यादा लाइंस बनाओ, ये और बना दो। ठीक, तो यहां ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है। अब क्या है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, सपोज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज आई नॉट। तो ये जो हमारा ग्राफ जा रहा है बच्चों, ये हमारा कहां तक जा रहा है ग्राफ, आई नॉट तक, ठीक है, आई नॉट तक। अच्छा ये तो हो गई करंट की बात। अब देखें चार्ज के साथ क्या हुआ है, यहां पे चार्ज मैक्सिमम था क्यू नॉट, और कम होते 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 यहां पर आकर क्या हो गया, चार्ज, यहां पर आकर चार्ज हो गया जीरो। तो अगर चार्ज का भी ग्राफ प्लॉट करना हो साथ के साथ, तो मैक्सिमम होते 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 मिनिमम होते होते, सॉरी, मैक्सिमम से मिनिमम होते होते चार्ज हमारा क्या हो गया, जीरो। ठीक, क्लियर। अच्छा अब क्या होगा, अब ये फुल्ली डिस्चार्ज हो गया। क्या होता है, आप जानते हो कि जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर रहती है, इसका नाम हम रख दें यूई। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इसमें कितनी स्टोर होगी, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होगी हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाय सी, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो कैपेसिटर में स्टोर रहती है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी तब तक ही रहेगी जब तक इस पे चार्ज रहेगा। जैसे जैसे चार्ज कम होता जा रहा है, इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है। अच्छा इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी कितनी स्टोर रहती है, इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर रहती है हाफ एल आई स्क्वायर। यहां पर करंट फिलहाल आई है तो इसमें एनर्जी होगी हाफ एल आई स्क्वायर। अब धीरे धीरे ये करंट बढ़ रहा है, चार्ज ये वाला कम हो रहा है और करंट इसमें धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। धीरे धीरे करंट बढ़ते 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 मैक्सिमम करंट कितना हो गया, आई नॉट। तो यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी हो गई कैपेसिटर में जो स्टोर्ड है, जीरो, क्योंकि इसमें चार्ज जीरो है, और सारी की सारी एनर्जी यहां पहुंच गई हाफ एल आई नॉट स्क्वायर की फॉर्म में। बीच का ये बीच का इंस्टेंट है, मान लो कोई, ठीक है, बीच का इंस्टेंट है। इनिशियली चार्ज क्यू नॉट था, इनिशियली सबसे पहली वाली अगर मैं ड्राइंग बनाऊं, इनिशियली चार्ज हमारा क्या था, इनिशियली चार्ज इस पे क्यू नॉट था, इस पे माइनस क्यू नॉट था, ठीक। और अभी इंडक्टर में कुछ भी नहीं था, अभी स्विच हमारा जो था वो ऑफ था, लेकिन हमने स्विच ऑन किया, उसके थोड़ी देर बाद क्या हुआ, यहां पे हम लोग पहुंच गए जब इस प्लेट पे चार्ज Q है और इस पे माइनस Q है, तो तब इसमें एनर्जी इतनी स्टोर्ड होगी, और जो कम हुई इसमें वो यहां पहुंच गई। कम होते 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 इसमें एनर्जी हो गई जीरो, और सारी की सारी एनर्जी आ गई यहां। ठीक, समझ में आई बात। अच्छा
अब क्या होगा, अब जब सारी की सारी एनर्जी इसमें स्टोर हो गई मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैपेसिटर से निकल के सारी की सारी इंडक्टर में चली गई मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में, अब इंडक्टर क्या करेगा, अब एनर्जी फिर से रिवर्स मारेगी एक, अब फिर से उल्टा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। पहले तो सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकल के इसमें मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुई, अब इसमें से मैग्नेटिक एनर्जी निकल के वापस इसमें भरना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे इसमें जैसे जैसे यहां पे धीरे धीरे करंट बढ़ रहा था तो इसने करंट को अपोज किया था, तो इसका जो अपोजिंग करंट था वो इस डायरेक्शन में था क्योंकि ये करंट को अपोज कर रहा है। अब जब एनर्जी निकल के इसमें से इसमें स्टोर होगी तो इसमें करंट कम होगा, है ना, क्योंकि जब एनर्जी इसमें से निकल के इसमें स्टोर होगी तो यहां की एनर्जी कम हो रही है तो इसका करंट कम होगा और इसका चार्ज बढ़ेगा। तो क्या होगा, इसने इंक्रीजिंग करंट को अभी अपोज करना है डिक्रीजिंग करंट को भी, तो जब करंट डिक्रीज होगा तो ये डिक्रीज नहीं होने देगा, इंक्रीज होगा तो इंक्रीज नहीं होने देगा, है ना। तो इस बार क्या होगा, इस बार ये होगा कि इसमें जब करंट निकल के जब एनर्जी निकल के इसमें स्टोर होगी तो इसमें करंट डिक्रीज होगा, तो ये डिक्रीज नहीं होने देगा उसको, है ना। डिक्रीज होने से बचाने के लिए ये क्या करेगा, उसको डिक्रीज होने से बचाने के लिए ये उसको सपोर्ट करेगा। मतलब इस बार जो करंट की डायरेक्शन चल रही है, इस बार करंट की डायरेक्शन क्या चलेगी, तीसरे डायग्राम में बनाते, तीसरा डायग्राम। थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये वाली सिचुएशन हो गई जब सारी एनर्जी इसमें मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में भरी हुई है, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, कुछ एनर्जी इसमें से निकल के इसमें चली गई, है ना। तो क्या हो रहा है, इसमें करंट डिक्रीज हो रहा है, ये करंट को डिक्रीज भी नहीं होने देगा, है ना। तो मान लो जैसे इसमें इसकी पोलैरिटी देखो, मान लो यहां पे इसने पॉजिटिव चार्ज, अभी बताते हैं यहां पे पॉजिटिव क्यों आएगा, और यहां पे नेगेटिव चार्ज है आफ्टर सम टाइम, यहां पे Q और यहां पे -Q, मान लो। अभी बताते हैं इसमें पॉजिटिव क्यों आएगा और इसमें नेगेटिव क्यों आएगा। तो देखो यहां पे जो करंट की डायरेक्शन होगी, अगर ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, अभी क्लियर हो जाएगी बात, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है तो मतलब इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें से इसमें आ रहा है ना। तो इसका मतलब है करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है तो ऑब्वियसली करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, और ये इस करंट को सपोर्ट कर रहा है, ये अपना भी करंट जो है वो इस डायरेक्शन में छोड़ रहा है, ये इस करंट को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। क्यों सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है करंट, इसमें से जो करंट है वो डिक्रीज हो रहा है, अब वो सारा का सारा चार्ज निकल के वापस इस पे स्टोर हो रहा है, तो ये क्या करेगा, ये उसको सपोर्ट करेगा, है ना। तो क्या हो गया, सारा का सारा इसमें से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इस प्लेट में से निकल के इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ऐसे करके ऐसे जा रहा है ना, ऐसे करके ऐसे जा रहा है। समझ में आई बात। लेकिन करंट क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। तो करंट का हमारा कौन सा था, करंट की हमारी ये रेड वाली लाइन थी, तो मैक्सिमम के बाद धीरे धीरे करंट डिक्रीज होता 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 फाइनली जीरो हो जाएगा। तो ये सिचुएशन आएगी। फिलहाल इसमें थोड़ी सी मैग्नेटिक एनर्जी इसमें फिलहाल स्टोर्ड है, ठीक, और कम होता 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 फाइनली चौथा डायग्राम अगर हम लोग बनाए यहां पे तो ये बनेगा। इसके बाद सिचुएशन हमको मिलेगी ये, जब यहां पे हमारा जो चार्ज है ये पूरी तरह से Q0 प्लस हो जाएगा और यहाँ पे पूरी तरह से Q0 माइनस हो जाएगा और करंट इसमें फिर से जीरो हो जाएगा, यानी इसके अराउंड कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इसके अराउंड इसमें जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड है वो जीरो, इसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड है वो क्या हो जाएगी, हाफ Q0 स्क्वायर बाय C दोबारा से। समझ में आई बात। यहां पे देखो, यहां पे करंट की जो डायरेक्शन थी वो बदलनी नहीं चाहिए। अभी क्या है कि करंट इसमें फ्लो करता 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 मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा। अब जब सारी की सारी एनर्जी इसमें स्टोर हो गई तो फिर इसने जब अपनी एनर्जी उसमें स्टोर करने लगा तो करंट धीरे धीरे फिर से कम होने लगा। सारी की सारी एनर्जी, जब करंट यहां मैक्सिमम हुआ तभी तो इसमें एनर्जी मैक्सिमम हुई। अब करंट की डायरेक्शन नहीं बदली है, करंट कम हो रहा है, करंट कम हो रहा है, तो ये अपना करंट भी इसका जो होगा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से आया, वो भी सेम डायरेक्शन में होगा। तो धीरे धीरे करंट कम होता 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 करंट की डायरेक्शन आपने यही रखनी है, इसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग
जब करंट की डायरेक्शन यही रहेगी बच्चों, तो इसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप सोचो, अगर करंट की डायरेक्शन ऐसी है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा होगा, तो ये वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज होती जाएगी और ये वाली पॉजिटिवली चार्ज होती जाएगी। तब तक चार्ज होती जाएगी जब तक सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें नहीं आ जाती और सारी की सारी मैग्नेटिक एनर्जी इसकी खाली नहीं हो जाती, है ना। तो देखो फिर से क्या हुआ, चार्ज था हमारा मैक्सिमम से कम होता होता जीरो हो गया, फिर बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम हो गया, तो मैक्सिमम से कम होता होता जीरो हो गया और फिर बढ़ता क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। पर हमने इसकी डायरेक्शन क्यों पलट दी, क्योंकि जो प्लेट पॉजिटिवली चार्ज थी अब वो नेगेटिवली चार्ज है और जो नेगेटिवली चार्ज थी वो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। सो दिस इज Q नॉट और यहां तक आते आते दिस इज व्हाट, ये हमारा सपोज क्या है, माइनस Q नॉट। समझ में आई बात। अच्छा आगे बढ़े, अब क्या होगा, अब सारी की सारी एनर्जी इसमें स्टोर हो गई, सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में इसमें स्टोर हो गई। अब फिर से क्या होगा, फिर से इसका उल्टा प्रोसेस चलेगा। अब फिर से ये डिस्चार्ज होने लगेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इस प्लेट पे जाएगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के अगर इस प्लेट में जाएगा, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया तो फिर से प्रोसेस रिपीट होगा। अब ये अपनी एनर्जी यूज करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो एनर्जी इसमें स्टोर होने लगेगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में स्टोर हुई, पूरी की पूरी मैग्नेटिक एनर्जी में स्टोर हो गई, फिर मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, अब पूरी की पूरी मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में स्टोर हो गई है। अब फिर से ये डिस्चार्ज होने लगेगा और इसको चार्ज करने लगेगा। ये देखो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जाने लगेगा। देखो करंट होता अब क्या हो गया, जीरो। अब करंट अपनी डायरेक्शन बदलेगा। देखो अगर इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें से इसमें जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के उल्टा होती है ना, तो करंट हो जाएगा ऐसे। पहले करंट कैसे था, इस वाली ब्रांच में ऐसे था, अब इस वाली ब्रांच में ऐसे, पहले इस वाली ब्रांच में ऐसे था, अब इसमें ऐसे। तो करंट क्या बदल लेगा, अपनी डायरेक्शन बदल लेगा, ठीक है। इसमें नहीं, ये तो हो गया पूरा हमारा प्रोसेस। अब यहां पे करंट है जीरो, ठीक है। अब इसके अगले स्टेप में थोड़ा सा चार्ज और कम हो गया और फिर से कुछ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल के स्टोर हो गई इसमें मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में। अब यहाँ पे चार्ज है मान लो -Q, यहाँ पे +Q। करंट की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन निकल के इधर से इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, करंट इधर है, ऐसे, ठीक। और थोड़ी सी यहां पर मैग्नेटिक एनर्जी जो है वो आ गई है अब फिर से, ठीक। समझ में आई बात। अच्छा ओके, अब क्या हुआ, अब आप समझ सकते हो, होते फाइनली लास्ट स्टेप में क्या हुआ कि फिर से सारी की सारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है यहां पर मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। ये वाली सिचुएशन हमारी फिर से आ जाएगी। समझ में आई बात। ये कब, ये यहां पर होते अब फिर से करंट क्या हो गया, आगे बनाए इसको, पूरे डायग्राम से यहां कंप्लीट हो जाने चाहिए थे। चलो ऐसे ही समझ लो, यहां पर करंट फिर से बढ़ते चार्ज कम होता गया, जीरो हो गया, और यहां पर करंट फिर से मैक्सिमम हो गया। तो हम फिर से इस वाली सिचुएशन पे पहुंच गए, है ना। चार्ज इसका जीरो हो गया और यहां पे करंट क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो फिर से हमने चार्ज दूसरी डायरेक्शन मैक्सिमम था, घटते फिर से जीरो हो गया, और करंट बढ़ते अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हो गया, है ना। अब सारी की सारी एनर्जी जो है वो यहां पर फिर से स्टोर्ड है। अब फिर से क्या होगा बच्चों, फिर से सारी की सारी मैग्नेटिक एनर्जी निकल के इसमें स्टोर होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। सारी की सारी मैग्नेटिक एनर्जी निकल के इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगी। लेकिन करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, करंट की डायरेक्शन अभी करंट की डायरेक्शन देखो, ये करंट है ना, करंट की डायरेक्शन अभी इस तरफ है तो इधर ही रहेगी, अचानक उधर तो जा नहीं सकती। तो डायरेक्शन अभी यही रहेगी जो पहले थी, यही वाली डायरेक्शन रहेगी, ठीक है। तो लास्ट वाला हम डायग्राम बनाएं अगर, अब क्या होगा, देखो करंट की डायरेक्शन ऐसे ही रखो, लेकिन वो एनर्जी जो है वो इसमें जो स्टोर्ड है एनर्जी, उसकी वजह से ये करंट है। अब ये करंट धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा, तो ये घटने नहीं देगा। वो तो उसका अपना जो लॉ है उसके हिसाब से वो चल रहा है कि करंट घटेगा तो ये घटने नहीं देगा। तो घटते करंट वापस क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस डायरेक्शन के हिसाब से आप चलो कि करंट की डायरेक्शन ऐसी है, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है ऐसे,
इलेक्ट्रॉन निकल के अगर ऐसे जा रहा है तो ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होती जा रही है, और इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें घुस रहा है तो ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज होती जा रही है। होते 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 फाइनली ये पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा, ये पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा ये, और ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा। तो इसकी सारी मैग्नेटिक एनर्जी निकल के इसमें स्टोर हो जाएगी। ये वाली प्लेट प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज मैक्सिमम इस पे वापस आ जाएगा, यानी कि जहां से हम चले थे वहीं पे हम लोग वापस आ गए। तो ये एक साइकिल इसका कंप्लीट हुआ, वन साइकिल इसका कंप्लीट हुआ। तो क्या हुआ, करंट कम होते 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 मैक्सिमम से फिर से क्या हो गया, जीरो, और दोबारा से चार्ज बढ़ते 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 फिर से क्या हो गया, बढ़ते 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 क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। समझ में आई बात? तो इसको हम लोग बोल रहे हैं एलसी ऑसिलेशंस। एलसी ऑसिलेशंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कई चीजें ऑसिलेट कर रही हैं इसमें। एनर्जी तो ऑसिलेट कर ही रही है, क्लियरली दिखाई दे रहा है। एनर्जी इज ऑसिलेटिंग बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी से मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, बार 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 क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है। ठीक है, और क्या ऑसिलेट कर रहा है इसमें, चार्ज और करंट भी ऑसिलेट कर रहा है। चार्ज मैक्सिमम से जीरो, है ना, चार्ज मैक्सिमम से जीरो, फिर जीरो से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से जीरो, और फिर जीरो से मैक्सिमम, है ना। लेकिन जब पहली बार मैक्सिमम हुआ, पहली बार जीरो हुआ, उसके बाद मैक्सिमम हुआ, तो अपोजिट पोलैरिटी में हुआ। तो आप इसको लिंक कर सकते हो बिल्कुल एक ऑसिलेटिंग बॉडी से। जैसे एक बॉडी है ना, आपने उसको, जब पेंडुलम का एग्जांपल लेते हो, तो पेंडुलम जब इधर गया, जब पेंडुलम सबसे ज्यादा एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, तो उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में बदलती है, पोटेंशियल में। तो यहां पे क्या हो रहा है, अच्छा यहां पे सारी की सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी किस में बदल गई, यहां पे इस वाले स्टेप में सारी की सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में बदल गई। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि जब मैं यहां से चल के यहां पहुंचा हूं, तो ये वो स्टेप है जहां पर पेंडुलम अपना एक एक्सट्रीम पे चला गया। ठीक है, अब पेंडुलम वापस आता है, वापस आते आते उसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी फिर से काइनेटिक में कन्वर्ट होती है, तो इसकी भी सारी मैग्नेटिक एनर्जी फिर से सारी की सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। फिर वो जाता है दूसरी तरफ, है ना, चार्ज ने पोलैरिटी बदल ली, फिर वो जाता है दूसरी तरफ, फिर दूसरी तरफ भी वही होता है, फिर से इसकी सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकल के मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, फिर से सारी मैग्नेटिक एनर्जी निकल के इलेक्ट्रोस्टैटिक में कन्वर्ट हुई। तो ऑसिलेट क्या कर रहा है, चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, क्योंकि चार्ज पहले बढ़ रहा है, चार्ज पहले घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर दूसरी डायरेक्शन में घट रहा है, फिर बढ़ रहा है। करंट भी पहले बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर डायरेक्शन बदल रहा है, फिर दूसरी डायरेक्शन में बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। तो करंट भी ऑसिलेट कर रहा है, चार्ज भी ऑसिलेट कर रहा है, और एनर्जी भी ऑसिलेट कर रही है। सो इसलिए हमने इसका नाम रखा है एलसी ऑसिलेशंस। ठीक है, यहां पर हमने ऐसा मान लिया बच्चों कि ये हमारा जो इंडक्टर है ये आइडियल है, और कैपेसिटर भी जो आइडियल है। देखो, आपको एलआर सर्किट अलग से पढ़ाया, आपको सीआर सर्किट अलग से पढ़ाया, लेकिन आपको एलसी सर्किट अलग से नहीं पढ़ाया। बिकॉज एलसी सर्किट प्रैक्टिकली सोचे तो एलसी सर्किट कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं, क्योंकि हर एक एलसी सर्किट अपने आप में एलसीआर सर्किट बन जाता है, क्योंकि हर एक कैपेसिटर या इंडक्टर का अपना रेजिस्टेंस तो होता ही होता है। वो मेटल के बने हैं तो उनका अपना रेजिस्टेंस तो होता ही है। तो सिर्फ एलसी सर्किट प्रैक्टिकली अगर हमको रियल लाइफ में चाहिए हो तो नहीं मिलेगा। तो हम मान लेते हैं ये आइडियल कंडीशन है कि ये प्योर कैपेसिटर है, प्योर इंडक्टर है। ठीक है, तो ऐसे केस में हमको क्या मिलेंगी, चार्ज, करंट और एनर्जी की इस तरह की ऑसिलेशंस मिलेंगी। लेकिन अब उस बात पे आते हैं जो मैंने कहा था कि हमें कैसे पता चार्ज ऐसे ही बढ़ रहा है या चार्ज ऐसे ही घट रहा है या करंट ऐसे ही बढ़ रहा है। ये ऐसा ग्राफ भी तो मिल सकता था, ये साइन और कॉस का क्यों मिला है? तो इस चीज को प्रूव किया जा सकता है। हालांकि वो मैथमेटिकल पार्ट सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, जैसे हमारा ये सर्किट है, ठीक है, इस सर्किट में अगर हम लोग किरचॉफ रूल अप्लाई करें, इस पे चार्ज है मान लो एट एनी इंस्टेंट, इस स्विच को, यहां पे जो स्विच था, इस स्विच को ऑन करने के थोड़ी देर बाद मान लो इस पे चार्ज है +Q, इस पे चार्ज है -Q, और करंट है सर्किट में I। सपोज इसका कैपेसिटेंस है C और इसका इंडक्टेंस है L। तो बताओ इक्वेशन क्या बनेगी किरचॉफ रूल से? ठीक है, यहां से चलते हैं, यहां से चलना शुरू करते हैं। यहां से चलते चलते मैं पहले गया नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इंक्रीजिंग पोटेंशियल में मैंने लिखा Q/C। फिर मैं यहां पे इंडक्टर मेरे पास आ गया, इंडक्टर का जो पोटेंशियल है L di/dt इक्वल टू सर्किट खत्म 0।
ठीक है, आई हमने लिया हुआ स्मॉल वाला तो हम वही लिखें। अच्छा, यहां पे आई को हम क्या लिखेंगे, आई को हम लिखेंगे डी क्यू बाई डी टी, है ना, क्योंकि आई होता है डी क्यू बाई डी टी, बट वी शुड राइट माइनस डी क्यू बाई डी टी। क्यों? क्योंकि क्या चार्ज डी क्यू बाई डी टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, तो चार्ज इंक्रीज हो रहा है क्या डिक्रीज हो रहा है विद टाइम? यहां पर अभी चार्ज क्या हो रहा है, विद टाइम डिक्रीज हो रहा है ना। तो यहां पे पुट करें Q बाय सी, आई की जगह पुट करो, आई की जगह पुट करो माइनस डी क्यू बाय डी टी इक्वल टू 0। सो Q बाय सी माइनस माइनस प्लस डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन को L से डिवाइड कर दूं और इस टर्म को पहले लिख लूं तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक, ये इक्वेशन है ना बच्चों, ये बिल्कुल इस इक्वेशन से मिल रही है। देखो डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। SHM की इक्वेशन थी ये, आपको याद नहीं होगा 11th का, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। SHM में जब कोई भी बॉडी SHM कर रही है और उसकी डिस्प्लेसमेंट है x, तो वो हमेशा ये इक्वेशन फॉलो करती है। अब यहां पे आप देखो डिफरेंस क्या है, x की जगह q है ना, और x के साथ होना चाहिए एक कांस्टेंट का स्क्वायर। तो देखो L और C कांस्टेंट है ना, इस वाली इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एल सी का होल स्क्वायर इंटू क्यू। तो ये बिल्कुल इससे मैच कर गई, जिसका मतलब है कि ओमेगा की जगह क्या आ रहा है, यहाँ पे ओमेगा की जगह आ रहा है 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। तो यहां पर x जो था डिस्प्लेसमेंट थी SHM में पार्टिकल की, वो ऑसिलेट कर रही थी साइनोसोडल वे में, है ना। तो इसका मतलब यहां पे क्या ऑसिलेट कर रहा है, चार्ज ऑसिलेट कर रहा है। तो चार्ज यहां पर अगर आप इसको सॉल्व करोगे, जैसे आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको x क्या मिलता है, आपको x मिलता है a साइन ओमेगा टी। सिमिलरली अगर आप इसको सॉल्व करोगे a साइन ओमेगा टी या a कॉस ओमेगा टी, कुछ भी बोल लो, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, चलो साइन कॉस कुछ भी बोल सकते हैं ना, वो डिपेंड करता है कि हमारा जो पार्टिकल है वो एक्सट्रीम से शुरू हुआ है या मीन से। मीन से शुरू हुआ है तो साइन, एक्सट्रीम से शुरू हुआ है तो कॉस। हमारा चार्ज कहां से शुरू हुआ है, चार्ज हमारा एक्सट्रीम से शुरू हुआ है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, है ना। तो ये क्या हो गया, तो साइनोसोडल वे में ऑसिलेट कर रहा है, इसलिए हमने इसका ऐसा ग्राफ बनाया। और अगर चार्ज ऑसिलेट कर रहा है तो करंट भी ऑसिलेट करेगा। क्यों? क्योंकि आई क्या होता है डी क्यू बाय डी टी। इसको जरा डिफरेंशिएट करो, कॉस ओमेगा टी का आएगा माइनस साइन ओमेगा टी, क्यू नॉट तो अपनी जगह है ही, और ओमेगा टी का आएगा ओमेगा। ठीक है, सो दिस आई इज माइनस को अंदर ले जाओ, माइनस को अंदर ले जाएं तो ओमेगा इंटू क्यू नॉट साइन ऑफ माइनस ओमेगा टी। ठीक, अच्छा साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, है ना, कॉस 90 माइनस थीटा लिख लो इसको, माइनस को अभी फिलहाल बाहर ही रहने दो, कॉस 90 माइनस थीटा, और माइनस अगर अंदर चला जाएगा तो ये बन जाएगा दिस कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। यानी करंट की भी बिल्कुल उसी फॉर्म में इक्वेशन आ गई, बस फर्क सिर्फ इतना है, इसमें ओमेगा टी है, इसमें ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है। यानी करंट और चार्ज में पाई बाय 2 फेज का डिफरेंस है, जो दिखाई भी दे रहा है दोनों। अब चार्ज जो वैल्यू, ये करंट था ना, करंट जो वैल्यू किस पे ले रहा है, करंट मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है किस पे, पाई बाय 2 पे, लेकिन चार्ज मिनिमम वैल्यू ले रहा है पाई बाय 2 पे, है ना। तो इनमें फेज डिफरेंस कितना आ गया, फेज डिफरेंस आ गया 90 का। ठीक, तो ये वाला पार्ट आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था। अब बच्चों क्या होता है कि इसका एप्लीकेशन क्या है, हमको एलसी ऑसिलेशंस क्यों करवानी है ना। तो एलसी ऑसिलेशन जब भी करवाते हैं, पहली बात तो ये समझो कि हमने माना ये आइडियल कैपेसिटर और आइडियल इंडक्टर है, तो सारी की सारी एनर्जी, आइडियल कैपेसिटर आइडियल इंडक्टर मतलब उसका रेजिस्टेंस 0 है। अब रेजिस्टेंस 0 है तो एनर्जी लॉस नहीं होगा हीट की फॉर्म में, क्योंकि एनर्जी लॉस होता है I² R, आर तो हमने इसका मान लिया है ही नहीं। जैसे हम पेंडुलम के केस में मानते हैं ना कि एयर फ्रिक्शन नहीं है, तो हम ये मानते हैं कि जितनी काइनेटिक एनर्जी यहाँ है, जितनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ है, उतनी काइनेटिक यहाँ है, उतनी ही पोटेंशियल यहाँ है, उतनी काइनेटिक यहाँ है। तो अगर इसका रेजिस्टेंस इग्नोर कर दिया तो हम ये मानेंगे जितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इसमें स्टोर्ड है उतनी ही मैग्नेटिक एनर्जी इसमें स्टोर्ड है, फिर जितनी मैग्नेटिक एनर्जी इसमें स्टोर्ड है वापस उतनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इसमें स्टोर्ड है।
ठीक है, तो हर बार चार्ज बराबर ही आएगा और करंट बराबर आएगा तो हमें ऐसी ऑसिलेशंस मिलेंगी, एनर्जी की भी, चार्ज की भी और करंट की भी, हर बार उनका जो एम्पलीट्यूड होगा वो बराबर होगा। इनको बोला जाता है, इस तरह की ऑसिलेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। अनडैम्प्ड मतलब डैम्पिंग, डैम्पिंग एक प्रोसेस होता है जिसका मतलब है कि एम्पलीट्यूड विद टाइम कम हो रहा है। तो हमें यहां पे अगर हम आइडियल सिचुएशन मान ले तो हमें मिलती है अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। प्रैक्टिकल सिचुएशन अगर हम लोग माने तो हमें मिलती हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। एक्चुअल में हमें जो ऑसिलेशंस मिलती हैं बच्चों वो ऐसी होंगी, दीज आर डैम्प्ड ऑसिलेशंस, डैम्प्ड ऑसिलेशंस, ठीक है ना। अब डैम्प्ड ऑसिलेशंस, अब क्या है कि अगर हम ऐसा मान लें, अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझो कि अभी मैंने बोला कि एलसी सर्किट हमको बनाना क्यों है। अगर हम लोग मान लें कि चलो आइडियल सिचुएशन तो है कि रेजिस्टेंस इनका नहीं है, तो बड़ी ध्यान से बात सुनना। अभी हमने क्या बोला कि अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो ऐसी हमको मिलेंगी ऑसिलेशंस, अगर रेजिस्टेंस है तो ऐसी मिलेंगी। लेकिन बच्चों एनर्जी लॉस सिर्फ रेजिस्टेंस की वजह से नहीं होता। इस तरह का सर्किट इस फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट करता है, रेडिएट करता है। जब भी आप इस तरह का सर्किट बनाते हो तो इस सर्किट में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट होती हैं इस फ्रीक्वेंसी की। जितने भी आपके डिवाइसेस हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज इमिट कर रहे हैं, मोबाइल फोन, रिमोट कंट्रोल, जो भी है, उसमें ऐसा सर्किट लगा रहता है और एल और सी की वैल्यू एडजस्ट करके हम डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट कराते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, एनर्जी। तो इसमें सिर्फ हीट की फॉर्म में एनर्जी डिसिपेट नहीं होती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में भी एनर्जी लॉस होता है। तो मान लो अगर हम कहीं से ऐसा कैपेसिटर और इंडक्टर ले भी आए जिसका रेजिस्टेंस जीरो है, तो भी हमें ऐसी ऑसिलेशंस नहीं मिलने वाली, तब भी ऐसी ही मिलेगी। पर ऐसी तभी मिलेंगी जब दोनों एनर्जी लॉसेस इग्नोर कर दिए जाए, कि ना ही तो रेजिस्टेंस की वजह से उसमें हीट लॉस हो रहा है और ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में एनर्जी रेडिएट हो रही है, तो हमको ऐसी मिलेगी। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये एलसी ऑसिलेशन है बच्चों, इसको प्रिपेयर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।